दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी इस वक्त हूँ जुहापुरा, अहमदाबाद के जुहापुरा के इलाके में। कुछ दिन पहले एक ख़बर आई कि एक नौजवान लड़का 45 साल का एक आदमी, जिनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, उन्होंने अपने घर के अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, सबसे कहा कि जहाँ भी शादी में जो जाना है आप लोग चले जाइए, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। सब घर के लोग सब चले गए। अचानक जब 4 बजे वापस जब लौटे तो घर का दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा था। उनके भाई के बेटे ने छत पर से जाकर घर का दरवाज़ा खोला और उसके बाद अचानक देखा तो घर के अंदर लटके हुए पाए गए। दोस्तों, ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे कई वाक़यात गुजरात ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर सामने आ रहे हैं। और जो सुसाइड नोट जो लिखा गया है उसमें वो तमाम चीज़ें बयां की गई है कि किस तरीके से एक गरीब इंसान किस तरीके से ब्याज के सूद के चक्कर में पड़ जाता है, गिर जाता है और ख़ुद अपनी जान महज 2-4 लाख रुपए के लिए दे देता है। अपने नन्हे बच्चों को, अपने परिवार वालों को पीछे किस तरीके से बिलखता हुआ छोड़ देता है। और किस तरीके से जो सूद वाले जो लोग होते हैं, जो सूद पर पैसा देते हैं, वो किस तरीके से टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, वो इस सुसाइड नोट से साबित हो रहा है। इस सुसाइड नोट के अंदर जो बातें लिखी है मरने वाले व्यक्ति ने, कई चीज़ें उसमें बताई गई है कि किस तरीके से उसे टॉर्चर किया गया, किस तरीके से 10 साल से वो पैसा भर रहा था, हर रोज़ हज़ार रुपया जो है वो ब्याज वाले को दे रहा था, जिससे सूद पर पैसा लिया हुआ था उसको दे रहा था। तो सूद जो है वो इंसान की ज़िंदगी को, इंसान के परिवार को किस तरीके से बर्बाद कर देता है। हालांकि कहना पड़ेगा ये कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम में किस तरीके से बताया कि ब्याज और सूद क्यों हराम है, क्यों नहीं लेना चाहिए, ब्याज लेना और देना क्यों गलत है। तो जब ऐसे जो वाक़यात जो ऐसे जो सामने आते हैं मामले, तब हमें पता चलता है, तब हमें समझ में आता है कि आखिरकार इस्लाम ने सूद के लिए क्यों मना किया और किस तरीके से कोई किसी को पैसा देता है सूद पर और किस तरीके से उस परिवार को टॉर्चर करता है। वो कुछ देखता नहीं है कि उसके परिवार में क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, कितने छोटे बच्चे हैं, क्या क्या है, ब्याज पर पैसा देने वाला, ये सब चीज़ें नहीं देखता है। तो जिनकी मौत हुई उनके भाई मेरे साथ में हैं, मैं उनसे सबसे पहले जानूंगा कि आखिरकार क्या मामला है पूरा, उनसे पहले जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद आबिद। और जिनकी मृत्यु हुई, जिन्होंने आत्महत्या की, उनका नाम? उनका नाम था शेख मोहम्मद सादिक उर्फ जावेद। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनके? उनके 4 बच्चे हैं। अच्छा, ये जो दोनों लड़का लड़की दोनों उन्हीं के हैं? ये भी उन्हीं के हैं और एक लड़का और एक लड़की और है। अच्छा, 2 लड़की और 2 लड़के हैं यानी। हाँ। ये क्या हुआ था, थोड़ा सा आप संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। वो काफ़ी टाइम से जो है ना ब्याज के चक्कर में फंसा हुआ था और हमें तो यहाँ आने के बाद में लगभग 5-6 महीने के बाद पता चला कि ये इस लेडीज़ को, ये जो लेडी है यास्मीन बानू, इन्हें हर रोज़ 1000 रुपये महीना मंथली डेली देते थे ब्याज के। यानी जिससे पैसा लिया था वो लेडी है यास्मीन बानू, उनसे पैसा लिया था। ये पैसा लिया। कहाँ रहती हैं वो? ये सालम में रहती हैं, फरा फ्लैट में। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ था? उसके बाद उसका मानसिक टॉर्चर और उसके त्रास से आके घर के अंदर भी किसी फैमिली को इन्होंने जाहिर नहीं करा और जो भी बातें थी वो खुलकर बताई नहीं। अगर खुल के बताते तो कुछ ना कुछ रास्ता होता, मगर उसके मानसिक टॉर्चर के हिसाब से इन्होंने आत्महत्या का एक कदम उठाया। तो ये क्या वजह क्या थी? क्या कोरोना की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ था या क्या वजह थी? क्यों उनको सूद का पैसा और तमाम चीज़ें भी लेनी पड़ी? ये काफ़ी टाइम पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन के धंधे में पड़े थे, लगभग आज से 10-1 बरस पहले। तो ये थोड़ा बहुत सिलसिला जब से ही चल रहा था और ये जो लेडी है 10 साल पहले से इनके टच में थी। जब से इससे कुछ व्यवहार करा होगा तो उस टाइम पर भी ये इसको मंथली महीने कुछ देते थे ब्याज में। फिर वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ। अब हालात ये हो गए कि उसका टॉर्चर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगा था और उसके बाद में इन्होंने मजबूरी में ये उसके बाद मजबूरी में आकर उन्होंने ये कदम उठाया। अच्छा, तो पुलिस कंप्लेन वगैरह क्या हुई और क्या क्या आगे बढ़ी है बात अब तक? पुलिस कंप्लेन हुई है मगर अभी वो FIR वगैरह सब हो चुकी है, मगर अभी वो फरार है, अभी अरेस्ट हुई नहीं है। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हुई? यास्मीन बानू की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, तो उनकी बेटी है, क्या नाम है बेटा? शेख गुलनाज। शेख गुलनाज। गुलनाज, जो तुम्हारे पिताजी के साथ में ये हुआ तो आप क्या किसे जिम्मेदार मानती हैं आप? यास्मीन बानू को। यास्मीन बानू को। क्या आपको क्या पता है इस बारे में? ये कि उनके हिसाब से मेरे पापा ने ऐसा किया ना।
अच्छा, तुम स्कूल में पढ़ती हो? नहीं, मैं नहीं पढ़ती स्कूल में। क्यों नहीं पढ़ती हो? मैं 12th के मैंने एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। 12th के एग्ज़ाम दे चुकी हो। तो ये आप देखिए जिस तरीके से जो पूरी बातें बताई, छोटी बच्ची है, 12वीं क्लास में पढ़ती है, छोटा बच्चा है। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th 10th क्लास में पढ़ रहे हो अभी या छोड़ दिया पढ़ाई? पढ़ रहे। पढ़ रहे हैं अभी। तो एक जिम्मेदारी होती है इंसान के ऊपर। और जो ये पूरा मामला हुआ, इस मामले के एडवोकेट हैं अयाज शेख साहब हैं। हमने उनसे भी बात की, अयाज शेख ने क्या कुछ कहा है। और यास्मीन बानू ने अगोतरा जामीन जिसे कहते हैं, जामीन जो कि एंट्रीम बेल जिसे कहते हैं, जो पहले से उन्होंने अप्लाई करके रखा कि मुझे ज़मानत मिल जाए, लेकिन उस ज़मानत को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। ज़मानत जो यास्मीन बानू को नहीं मिली है। यास्मीन बानू अब भी फ़रार है। अयाज शेख जो कि एडवोकेट हैं, उनसे हमने बात की, वो भी आप सुनिए। अच्छा, तो ये जो मामला है जो आत्महत्या की और इसमें जो आरोपी है यास्मीन बानू, वो कहाँ है? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है या क्या है इसमें पूरा? ये एफआईआर लॉन्च हुई 306 की। ये सेशंस ट्राइबल केस है और इसमें इतनी जल्दी बेल होती नहीं है। तो उसको पता था आरोपी यास्मीन बानू को कि मेरे को बेल नहीं मिलेगी, तो वो आगोतरा जामीन लेने के लिए अहमदाबाद की रूरल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था उसने। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे एज एन एडवोकेट, फरियादी के वकील तरीके मेरे को रखा। मैंने उसमें बहुत फाइट करी, मतलब मैंने वांदा अर्जी रखी कि ऐसे लोगों की जामीन नहीं होनी चाहिए, आगोतरा जामीन। नहीं तो आज कोई भी ब्याज पे धंधा करने वाला, ऐसा किसी का मौत हो जाएगी तो आगोतरा में वो घूमता हो जाएगा, उनको डर टूटेगा कायदे का। तो वो जामीन अर्जी में मैंने विरोध किया था और जामीन अर्जी में मैंने लिखित में वांदा अर्जी रखी थी। और उनके एडवोकेट ने भी आर्ग्यूमेंट किए थे कि लेडीज़ है, उसको जामीन दो। मैंने कहा लेडीज़ है तो जामीन देना ज़रूरी नहीं है। मैंने 2-3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सेट बोले तो कोर्ट ने उसकी अगोतरा जामीन अर्जी खारिज कर दी। अच्छा, रिजेक्ट कर दी? हाँ, रिजेक्ट हो गई है और अभी वो भागती फिरती है। अब अच्छा, वो हाईकोर्ट फरार है में अभी भी फरार है वो, और पुलिस के हाथ में नहीं आ रही है क्योंकि उसको डर है कि मैं अब अगर पकड़ा गई तो फिर मेरे को, क्योंकि डीडी है, उसका सुसाइड नोट है। मेरे क्लाइंट ने पूरी सुसाइड नोट लिख के वो लटक गया है, उसने आपघात किया है। तो सुसाइड नोट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब बेसिक वो एविडेंस बोलते हैं हमारे भाषा में। अच्छा, इसमें कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जब वो लटक गया, उसने आत्महत्या कर ली, उसके बाद भी उसका फ़ोन आया था और उसने कहा था कुछ ऐसा कि हाँ मैं उसकी बीवी से वसूल ये हकीकत में ये जो ब्याज करने वाले, ब्याज पे पैसा फिराने वाले, ये बेखौफ हो जाते हैं और अल्लाह इनमें क्या पता क्या डाल देता है। तो वो लटक गया, वो ऐसा धमकी दी थी उसने कि मैं 6 बजे आके तेरा सब घर का सामान ले जाती हूँ। तो वो डर गया जो मेरा क्लाइंट सादिक, तो उसने आपघात कर लिया। आपघात करने के बाद उसको पता चला आरोपी को, तो उसने फ़ोन किया उसके घर कि भाई क्या हुआ, मर गया वो? बोला हाँ वो मर गया। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास से वसूल करूँगी, ऐसा मुझे उसके साले ने बताया। अच्छा, यानी इंसानियत तो कुछ बचती नहीं है उनके अंदर ऐसा? यानी उनको ऐसा ही है कि हमको सिर्फ ब्याज से, ये अल्लाह क्या उसके दिमाग में डाल देता है कि हमको ब्याज से ही मतलब है और दूसरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और यहाँ पर जिस तरीके से ये जो यास्मीन बानू हैं, जो आरोपी हैं, जो ब्याज पे पैसा देती थी और जिसकी वजह से आत्महत्या हुई है, ये बताया जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो ब्याज पे जो धंधा करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, बहुत से ऐसे मामला सामने आए कि क्या पुलिस की भी कुछ मिली भगत होती होगी? क्योंकि पुलिस के लिए किसी को पकड़ना मुश्किल नहीं है। आप चाहे उसका फ़ोन ट्रैक पर रख दें, टैप कर, कुछ भी बहुत आसान होता है। अगर पुलिस किसी को पकड़ना चाहे तो आराम से पकड़ सकती है। इसमें पुलिस का जब तक सवाल है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही उनका रोल स्टार्ट होता है और ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की। और ये वेजलपुर पुलिस ने ये जो एफआईआर लॉन्च की, उसके बाद जो गुजर गया, जो उसकी सुसाइड नोट उसने रिकवर करी उन्होंने पंचनामे के साथ, उसके बाद उसके जो फ़ोन लोकेशन था, उसका जो फ़ोन पे टैपिंग थे, उसके जो डॉक्यूमेंट थे, वो सब भी उन्होंने रिकवर करे। अभी पुलिस क्या है कि इन्वेस्टिगेशन की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है, लेकिन ये कोई भी आरोपी को राइट है एंटीसिपेटरी बेल आगोतरा के लिए जाने का। तो वो लेडीज़ है तो वो गई थी लेकिन रिजेक्ट हुई, तो अब उसको सरेंडर ही होना पड़ेगा। अच्छा, आज नहीं तो कल, हाँ वो उसको सरेंडर होना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी रिजेक्ट होगी तो उसको सरेंडर होना पड़ेगा। यानी उसको सरेंडर होने का उसके पास में कोई रास्ता नहीं है, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा ब्याजखोर क्यों ना हो। जो भी ब्याज ले लिया, लाखों करोड़ों कमा लिए, कोई मतलब नहीं है। कानून के अंदर सब सरखे हैं। अगर कोई तुम्हारे ब्याज के पैसे के लिए अगर गुजर जाता है या आपघात करता है तो सीधी जवाबदारी तुम्हारी होती है। और डाइंग डिक्लेरेशन सुसाइड नोट है, सीधा पुरावा यास्मीन बानू के सामने है और उसका जो केस है वो इतना गंभीर है कि ये समाज को असर करता गुनाह ही है। इसमें अगर बेल कोर्ट भी इतनी जल्दी नहीं देती है क्योंकि समानता रहती नहीं है समाज में, और ऐसे ब्याज खाने वालों का उनको मगज में ब्याज दिखता है, किसी की ज़िंदगी से उनको कोई लेना देना नहीं होता। अयाज साहब, जिस तरीके से ये आत्महत्या जो कर ली,
ये पहली बार नहीं हुआ है कि ब्याजखोरों के आतंक से इस तरीके से आत्महत्या कोई व्यक्ति कर रहा है। महज 2 लाख रुपए के लिए उसने अपनी जान दे दी है। ये आत्महत्या का जो बनाव बना है, इसमें आईपीसी सेक्शन 306 यानी किसी की वजह से तुम अगर सुसाइड करते हो तो आईपीसी सेक्शन 306 एप्लीकेबल होती है। दुष्प्रेरणा करना, किसी को बार बार टॉर्चर करना। और ये जो आरोपी है यास्मीन बानो, ये 10 साल पहले उसने जो पैसे लिए थे उसका ब्याज का ब्याज ले रही थी। अभी वो जो मर गए मोहम्मद सादिक भाई, जो मेरा क्लाइंट थे जिनके भाई, वो मर गए। वो इसलिए मर गए कि उन्होंने ब्याज भर भर के वो कंटाल गए थे, थक गए थे। उन्होंने फिर सुसाइड नोट लिखी, उसमें ये आरोपी का नाम लिखा था। तो सुसाइड नोट है वो एक डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे कायदे में उसको एक्सेप्ट की जाती है। और कायदा ऐसा बोलता है कि मरतो मानस झूठू ना बोले। वो कायदा भी ऐसा बोलता है कि मरता इंसान झूठ नहीं बोलता। तो उसके लिए आईपीसी के सेक्शन 306 के जो कंटेंट्स थे उससे ये एफआईआर लॉन्च करवाई गई। उसके बाद भी आजकल ये जो ब्याज का जो बहुत सिस्टम चला है, इसमें गवर्नमेंट ने भी एक परिपत्र भी बाहर पाड़ा कि ब्याज खोरों सामने लाल आँख करवानी। और ये जितने भी ब्याज का धंधा करते हैं ये लोग, एक साहूकार धारे का लाइसेंस होता है। ब्याज पे भी तुम अगर पैसे दो तो उसका एक मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस होता है। वो गवर्नमेंट की सिस्टम है, उसमें लाइसेंस लेने के बाद ही तुम ब्याज पे धंधा कर सकते हो। और वो भी उसकी सिस्टम होती है कि जब 3% 4% जैसे ब्याज की, वो साहूकार धारे के लाइसेंस में। अब ये जो आरोपी है यास्मीन बानो, इन्होंने ब्याज का धंधा बरसों से ये कर रहे थे। और ये लोग की पूरी सिंडिकेट होती है, पूरी गैंग होती है ब्याजखोरों की। ये 5% के हिसाब से दूसरे से लेते हैं, 10% दूसरे को देते हैं, 20% तीसरे को देते हैं। तो ये ब्याज का जो चक्कर है, ये ब्याज का चक्कर चलता ही रहता है। वो उसको चक्रवृद्धि ब्याज का जो चक्कर होता है 21%, वो बैंक का जो नियम है चक्रवृद्धि, वो चलता ही रहता है। और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ब्याज लेना और ब्याज पे पैसा लेना और ब्याज पे पैसा देना, और एक कुरान के हिसाब से भी मना किया है कि तुम ब्याज नहीं ले सकते। वो ब्याज लेने को, जैसे शराब को हराम बताया है, गुस्से को हराम बताया है, ऐसा ब्याज को भी हराम बताया है कुरान शरीफ में। लेकिन मुझे दुख ये बात का होता है, क्योंकि मैं मुस्लिम एडवोकेट हूँ, कि अपने मुसलमानों के अंदर ही ब्याज का चलन, ब्याज का लेन देन और ब्याज की सिस्टम इतनी सब बढ़ गई है कि जिससे ये जो समाज की जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। और जो गरीब है वो और गरीब ही रहता है, जो अमीर है वो अमीर बनता जाता है। तो ये फुगावे का जो नियम है, इकोनॉमिक्स का जो सिद्धांत है, फुगाओ, ये जो गरीब गरीब बनते हो जाए, अमीर अमीर बनते हो जाए, उसका मेन रीज़न ही ब्याज है। और इस्लाम ने इसलिए 1400 साल पहले मना कर दिया कि तुम ब्याज किसी को दो मत, ब्याज किसी से लो मत। तो भी अपने जो मुस्लिम भाई हैं, बहन हैं, और आजकल तो औरतें हैं, वो ब्याज पे पैसे देती है। भाई मैं ये देश लाइव के जरिए मैं बोलना चाहता हूँ सबसे कि ब्याज पे भले थोड़ा कम खा लेना, ब्याज पे पैसे मत लेना मेहरबानी करके। अल्लाह को जरा भी पसंद नहीं है ब्याज पे पैसे लेना। और जो ब्याज पे पैसे लेता है उसकी ज़िंदगी का अंत ऐसे होता है जैसे अंजाम मेरे क्लाइंट का हुआ। क्योंकि एक शैतान की सिस्टम है पूरी। जो चीज़ अल्लाह ने मना करी अगर वो तुम करोगे तो उसके अंदर न तो बरकत होगी, आखिर को मौत मिलेगी, जैसे ये भाई को, मेरे क्लाइंट को मिली। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस्लाम में भी ये बातें कही है। दूसरा ये कि ख्वाहिशात जो ऐसी होती है वो शैतानी बढ़ाता है इंसान की, कि आप ये करें, आप वो करें, आपकी ख्वाहिशात बढ़ती है उससे। और उससे बाद आपने जो बात कही कि आप भी एक मुसलमान हैं और आपने जो बातें बताई कि इस्लाम में किस तरीके से ब्याज के बारे में कहा गया है, क्या ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस्लाम तो वो मज़हब है जो हर काम में आपको दावत देना, तबलीग देना, ये चीज़ें सिखाता है। आपकी एक ज़िम्मेदारी है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप लोगों को बताएं। तो क्या ये नहीं होना चाहिए याज भाई कि दूसरे भी जो वकला है वो इस बात का ख्याल रखें, जो ऐसे क्लाइंट आते हैं उनको एक कानूनी राह, कानूनी लाइन तो होती है, लेकिन इस्लाम की रोशनी के अंदर भी तमाम चीज़ों को सिखाया। देखो मैं आज ये आपके सवाल का जवाब शॉर्ट में दे देता हूँ कि अगर जो भी मुसलमान हैं जो ये ब्याज का धंधा करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अपने इस्लाम में ये इसको हराम बताया है, तो जो हराम है दिखता है वो मत करो प्लीज़, आपके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसलिए इस्लाम ने हराम बताया है कि इसमें जो समाज की संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, और इसमें बरकत नहीं है भाई। और दूसरी बात कि जो ब्याज पे पैसे लेते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि तुम मेहनत कर लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा कमा लो, थोड़ा खर्च कर लो, लेकिन ब्याज पे मत लो। ये एक एज ए मुस्लिम मेरी जवाबदारी है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि मैं आज इतना इस्लाम के बारे में, ये ब्याज के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कुरान शरीफ पढ़ो तो उसका ट्रांसलेशन पढ़ो कि ट्रांसलेशन में अल्लाह ने क्या लिखा है। अरबी में कुरान है
तो तुम ट्रांसलेशन पढ़ो। अगर तुमको ज़िंदगी की सच्चाई पता चलेगी, अच्छी इंसान बनोगे, उसको तुम सीखोगे तो अमल करोगे। तो ये जो ब्याज के बारे में जो कुरान में जो 2-3 जगह पे जो चीज़ लिखी है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छाई के लिए लिखी है। तो तुम उसको ट्रांसलेशन पढ़ो। गुजराती में ट्रांसलेशन कुरान शरीफ मिलता है, तुम सूरह बकर है उसको पढ़ो, उसके अंदर ये चीज़ लिखी है। फिर सूरह फातिहा है वो पढ़ो, तो उसमें क्या अल्लाह ने बोला है, तुम जानोगे तो अमल कर सकोगे भाई। तुम जान लो। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि इस्लाम और जो कुरान, उससे बेहतर चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। तुम उसको खाली समझोगे, तुमको पता चलेगा कि हाउ टू लिव, हाउ टू स्पीच, हाउ टू वॉक, ये तुम किस तरह ज़िंदगी जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ पूरा इस्लाम में लिखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक पेज पढ़ो, लेकिन उसको ट्रांसलेशन करके पढ़ो भाई, तो तुमको समझ में आएगा। तुम अपने बच्चों को बता सकोगे कि बेटा ये गलत है, ये सही है। ये तुम्हारी जवाबदारी में आता है, सामाजिक ये जवाबदारी होती है। और मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक समाज का ऐसा अंग हूँ कि जिससे मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं एक समाज का ऐसा अंग हूँ कि मेरी जवाबदारी में आता है कि ये चीज़ अच्छाई बतानी या बुराई बतानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए आप जिस तरीके से अयाज शेख ने जो पूरी बातें बताई, और ये सभी को इससे सबक लेना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से ब्याज पर, सूद पर पैसा लेकर इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद हो जाती है। और जो ब्याज पर पैसा देने वाले जो टॉर्चर करते हैं, वो आए दिन अखबार में एक आधी हेडलाइन ऐसी होती है, आए दिन कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। तो इसके बारे में सरकारों को भी जो है वो बड़ी ही गंभीरता से सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।